वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून सर। कैसे आप सभी? गुड आफ्टरनून रिद्धि सिद्धि, प्रियंका गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा, सभी लोग आगे स्टार्ट करें। सभी ने अपने नोट्स निकाल लिए क्या? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से सभी निकाल लीजिए। जैसे ही निकाले मुझे ये ओके लिख दें। गुड आफ्टरनून प्राची। ओके प्रियंका, फटाफट सभी लोग निकालें। अभिनव ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं बेटा। पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहना चाहता है। एक कंपनी हैज ए कैपेसिटी ऑफ, बेटा एक कंपनी हैज ए कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट। एक कंपनी की कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की फॉर ए मंथ। The sales department reports the following schedule of sales price is possible. उसने कहा कि अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 60% रहता है, मतलब आपकी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की, आप 60% प्रोडक्शन करते हो, मतलब आप 60,000 यूनिट बना के बेचना चाहते हो, तो आपको अपना सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 90 पैसा। 90 पैसा पर यूनिट में आपकी यूनिट बिक जाएगी। फिर वो कहता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 70% है, मतलब आप 70,000 यूनिट बेचना चाहते हो, तो आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 80 पैसे। अगर आप 80,000 यूनिट, 80% मतलब 80,000 यूनिट, तो आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 75 पैसे। अगर आप 90,000 यूनिट बेचना चाहते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 67 पैसा। और अगर आप 100 यूनिट बेचना चाहते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 61 पैसा। क्लियर है आपको? अब ये कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन दीज लेवल 15 पैसा पर यूनिट। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 15 पैसा। चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाते हो तो 30 पैसा, 10 बनाते हो तो उसके हिसाब से। फिक्स कॉस्ट है 40,000। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। आप 1 यूनिट बनाओगे तो भी 40,000, 100 बनाओगे तो भी 40,000, 1000 बनाओगे तो भी 40,000 और 1 लाख बनाओगे तो भी 40,000। अब ये बोल रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू? बेटा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, वर्ड समझो रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सेल से आने वाला पैसा, और इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मतलब पिछले लेवल से इस लेवल पे कितना पैसा ज्यादा हो गया। तो हम कहते हैं कि 60,000 यूनिट पे जितना सेल से पैसा आ रहा था और 70,000 यूनिट पे जितना पैसा आ रहा है, तो उनका जो डिफरेंस है वो कहलाएगा इंक्रीमेंटल।
फिर 70,000 से 80,000 पे जो आ रहा है वो कहलाएगा इंक्रीमेंट। 80,000 से 90,000 इंक्रीमेंट, 90,000 से 1 लाख इंक्रीमेंट। क्लियर? फिर आता है बेटा दूसरा वर्ड उन्होंने पूछा डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि दो लेवल के बीच में टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस होता है, वो कहलाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। बेटा मैंने वर्ड बोला है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। क्लियर? सर ये हाँ सर बेटा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऐसे कह सकते हैं ना, मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ मार्जिनल रेवेन्यू भी बोल सकते हो, इंक्रीमेंटल या मार्जिनल रेवेन्यू भी बोल सकते हो। वर्ड इंक्रीमेंटल काम में लिए, देखो सेल्स के लिए तो वर्ड काम में लिया, इसके लिए आप मार्जिनल भी ले सकते हो, इंक्रीमेंटल भी ले सकते हो। इंक्रीमेंटल थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया वर्ड। फिर देखो कॉस्ट के लिए डिफरेंशियल आता है, कॉस्ट के लिए मार्जिनल क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर आप मार्जिनल कॉस्ट बोलोगे तो आप केवल वेरिएबल को लोगे, इसलिए वहां पे एक ही वर्ड काम आता है। कॉस्ट में केवल एक ही वर्ड काम आता है, डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। ओके, तो आप रेवेन्यू में तो मार्जिनल वर्ड काम में ले सकते हो, लेकिन आप कॉस्ट में मार्जिनल काम में नहीं ले सकते, कॉस्ट में आपको डिफरेंशियल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। मतलब समझ गए आप, और ये भी बताना है कि कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बना के समझते हैं पूरी बात को, कैसे स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन आप सभी कर सकते हैं ये आराम से। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे थोड़े कॉलम ज्यादा हो जाएंगे बेटा, पहले मैं बना लूं पूरा फिर बनाइएगा आप। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स की, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है। फिर आता है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बाद आ गया प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के बाद आ गया आपके पास डिफरेंशियल कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ incremental revenue and differential cost. Solution number 12.
क्लियर है सभी को? इज इट ओके? चलिए, सर फिक्स कॉस्ट का नहीं लिखा कॉलम। अच्छा फिक्स कॉस्ट का कॉलम ही नहीं बनाया, सॉरी, तभी मैं सोचा इतने आराम से कैसे बन गए। 1 मिनट वेट कीजिए, तो इसी में लिखना पड़ेगा, जगह निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी। फिक्स कॉस्ट, चलिए डन, स्टार्ट करते हैं बनाना। बेटा सबसे पहले मेरे पास था 60,000 यूनिट का लेवल, 70,000, 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। ये आपके पास लेवल्स है प्रोडक्शन के, आप इन्हें ऐसे कह सकते हो प्रोडक्शन की यूनिट्स। अब अगर आपको 60,000 यूनिट बेचनी है तो 60,000 यूनिट किस रेट से बिकेगी बेटा? 0.90 की रेट से। कितने रुपए में सेल होगी? 54,000। 54,000। फिर बताइए अगर आपको 70,000 यूनिट बेचनी है 56। तो 0.80, तो ये वैल्यू हो जाएगी 56,000। देर आफ्टर अगर आपको 80,000 बेचनी है कितना हो जाएगा 75 के हिसाब से ना? 60,000। 60,000। अगर आपको 90,000 बेचनी है 67, कितना पैसा हो जाएगा? 60,300। 60,300। और आपको अगर 1 लाख यूनिट सेल करनी है तो 61,000। यस सर। ये तो आ गई आपकी सेल्स। अब निकालना है वेरिएबल कॉस्ट। बेटा वेरिएबल कॉस्ट लगता है 15 पैसा, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 कितना हो गया? 9,000। 9,000। फिर आ जाएगा 10,500। हर 10,000 पे 1,500 बढ़ता है। आपको लिखना है 12,000, 13,500 और ये हो जाएगा 15,000। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे कितनी रहेगी? 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 एंड 40,000। टोटल कॉस्ट बता दीजिए। 49, 50,500। 50,500, 52,000। 2,000, 53,000। 53,500 और 55,000। 55। प्रॉफिट बता दीजिए बेटा। यहाँ प्रॉफिट आ गया 5,000 रुपीज का, यहाँ प्रॉफिट आ गया 5,500 का, यहाँ प्रॉफिट आ गया कितना हो गया 8,000 का।
8,000 का ही आएगा। हाँ ठीक है। यस सर। फिर यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया? 6800। 6800 का। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया? 6000। तो सबसे पहले एक आंसर तो हम यही दे सकते हैं कि सबसे बढ़िया लेवल कौन सा है। सबसे बढ़िया लेवल है 80,000। 80% पे आप काम करो जहां पे आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। क्लियर? अब आपको दो चीजें निकालनी है बेटा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट। सबसे पहले में कुछ नहीं निकलेगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। डिफरेंस देखिए, 54 से बढ़ के कितना हो गया? 56। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 2000। 56 से बढ़ के कितना हो गया? 60,000। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 4000। 60,000 से बढ़ के कितना हो गया? 60,300। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 300। फिर यहां से बढ़ के हो गया 61, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 700। क्लियर? समझ गए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब? हाँ जी, क्लियर है ये वाला कॉलम? यस सर। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। तो यहां पे हो गई 1500, यहां पे भी हो गई 1500, यहां पे भी हो गई 1500 और यहां पे भी हो गई 1500। बेटा इन दोनों को देख के भी आपको कोई बात समझ में आती है क्या? क्या मैंने प्रॉफिट वाला कॉलम ना बनाया होता तो क्या आप इन दोनों को देख के भी बता सकते थे क्या सबसे अच्छा लेवल कौन सा होगा? यस सर। ध्यान से सुनिए, आज जो भी प्रॉफिट है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे कम वाले लेवल पे जो भी प्रॉफिट है रहने दो। आगे बढ़ते हैं। 60,000 से 70,000 पे आए तो रेवेन्यू कितनी बढ़ी? 2000। कॉस्ट कितनी बढ़ी? 500। मतलब 60,000 से 70,000 पे प्रॉफिट कितने रुपए ज्यादा होगा? 500। इसका मतलब 70,000 का लेवल 60 से तो बढ़िया ही है। फिर आप 70,000 से 80,000 पे आए। 70,000 से 80,000 पे आए तो आपने देखा कि रेवेन्यू इंक्रीज हो गई 4,000 से, कॉस्ट इंक्रीज हुई है 1,500 से। मतलब 70,000 से 80,000 का प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा? 2500। 2,500। मतलब 80 का लेवल 70 से बढ़िया ही है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉफिट था 5,000, 500 ज्यादा हुआ तो 5,500, 2,500 ज्यादा हुआ तो 8,000। फिर और आगे चलते हैं। 80,000 से 90,000 पे आए तो हमने देखा रेवेन्यू तो बढ़ी है 300 से और कॉस्ट बढ़ गई 1,500 से। मतलब प्रॉफिट कम हो गया होगा। कितने रुपए से कम हुआ होगा? 1,200 से। तो यहाँ पे जो 8,000 था वो कम होके कितना हो गया? 6,800। फिर दोबारा देखा, रेवेन्यू बढ़ी 700, कॉस्ट बढ़ रही है 1,500। तो ये दोनों ही काम हमें नहीं करने चाहिए। हम कहां तक जाएंगे? 80,000 तक। तो 80,000 हमारे लिए सबसे बढ़िया लेवल है। इसको देख के भी पता लगाया जा सकता है। क्लियर? समझ गए? तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन था। यहाँ पे केवल दो ही बातें आपको समझानी थी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है और डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है। ये स्टेटमेंट आप लोग भी बना लेते, बड़ा ही इजी स्टेटमेंट था, बन जाता। केवल आपको दो बातें समझानी थी, दो मतलब समझाने थे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है और डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है। क्लियर है सभी को? यस और नो? जल्दी। यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अभी नहीं कर रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये किसी को नोट डाउन, ये आपने नोट कर लिया क्या? नोट करना है?
हाँ भाई, ये नोट करना है क्या? टाइम दूं क्या? रिप्लाई तो कर दो। कर लिया, अभिनव कह रहा है सर नोट कर लिया। ओके चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। एक कंपनी का ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इस तरह से है। किस तरह से है? ध्यान से देखिए। उसकी सेल्स कितनी है बेटा? उसकी सेल्स है 80,000 यूनिट, 15 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज। कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल लगता है 2,40,000 का, लेबर लगता है 320 का, ओवरहेड्स लगते हैं 160 का, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है 7,20,000। फिक्स कॉस्ट है 3,20,000, तो उसका प्रॉफिट है 1,60,000। ये उसकी आज की सिचुएशन। उसके प्लांट की कैपेसिटी है, द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1 लाख रुपीज। उसके प्लांट की कैपेसिटी है बेटा 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके पास एक कस्टमर आता है फ्रॉम यूएसए। यूएसए से एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि उसे 20,000 यूनिट खरीदनी है एट ए नेट प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। यूएसए से एक कस्टमर आता है और कहता है कि आप मुझे 20,000 यूनिट दे दे 10 रुपए के हिसाब से। तो आप बताइए कि उसका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन, उसका जवाब देना। 80,000 के बाद जो 20,000 यूनिट बनाएंगे, उन 20,000 यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट लगेगी या फिक्स कॉस्ट लगेगी, या दोनों लगेगी? वेरिएबल कॉस्ट सर। केवल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, क्योंकि बेटा फिक्स कॉस्ट 3,20,000 रुपए है जो एक बार लग गई। अब चाहे आप 80,000 यूनिट बनाओ, चाहे आप 1 लाख यूनिट बनाओ, कितनी भी यूनिट बनाओ, वो तो 320 ही रहेगी, और वो 320 आपके प्रेजेंट प्रोडक्शन से निकाली जा रही है। मतलब अब अगर हमारे पास 20,000 यूनिट का ऑर्डर आता है तो उस 20,000 यूनिट में हमारी केवल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। चलिए साहब, हम निकाल, अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए से कम हो तो क्या हमें बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? बेचना चाहिए सर। बेचना चाहिए। और अगर वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए या उससे ज्यादा हो तो नहीं बेचना चाहिए। नहीं बेचेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी सा है, छोटा सा आंसर है, ज्यादा बड़ा आंसर भी नहीं है, बहुत छोटा सा आंसर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 12। सिंस, सबसे पहले सिंस 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस इन existing capacity, hence no additional fixed cost will be incurred। कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी। तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? हम निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट। मटेरियल प्रेजेंट में बेटा 2,40,000 रुपीज का मटेरियल लग रहा है 80,000 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना हो गया? 3 रुपए। लेबर कितना लग रहा है? लेबर लग रहा है 3,20,000। 80,000 के लिए तो 4 रुपीज। ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 2 रुपए। 9 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 9 रुपए। ऑफर प्राइस है ₹10। Hence, company should accept the offer of USA कस्टमर। कंपनी को यूएसए कस्टमर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। इट विल गिव a profit of ₹10 minus 9 multiplied by 20,000, that is ₹20,000। 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा अगर हम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 9 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 10 रुपए में सेल करोगे तो 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 20,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, यहां तक सभी को क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए। सर यस सर। सर लेकिन वो तो 15 रुपीज में बेच रहा है ना अपना प्रोडक्ट। तो वो तो लेकिन बेच कितनी पा रहा है बेटा? वो 80,000 ही बेच पा रहे हैं। हाँ तो सर अगर वो जैसे अगर ये जो 20,000 वो प्रोड्यूस तो कर ही सकता है, उसकी कैपेसिटी कर सकते हैं, लेकिन बेचेंगे किसे? सर जैसे 80,000 बिके है तो ये 20,000 तो बता रखा है ना कि आपकी सेल 80,000 ही है। भाई एक बात बताओ, अगर मेरा सामान 15 रुपए में बिक सकता होगा तो मैं 80,000 ही प्रोड्यूस करके क्यों रुकूंगा अगर मेरी कैपेसिटी 1 लाख है तो? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो अपनी किसी क्लासरूम की कैपेसिटी है 30 स्टूडेंट्स। अगर उसमें 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 10 और बैठ सकते हैं और मैं उनको आराम से पढ़ा भी सकता हूं, समझा भी सकता हूं, तो क्या मैं उन्हें नहीं बैठाऊंगा? सर बैठाऊंगे। तो क्योंकि मेरी कैपेसिटी है, तो ये कह रहा है कि इसकी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट की, लेकिन 15 रुपए में ये कितनी यूनिट बेच पाता है? ये 80,000 बेच पाता है। अगर ये 1 लाख बेच सकता होता तो ये 80,000 बनाता या 1 लाख बनाता? 1 लाख। 1 लाख बनाता। तो इसका मतलब 15 रुपए में जो इसके पास ग्राहक आ सकते हैं वो ग्राहक 80,000 यूनिट की है। तो अब इसने पूछा कि इसके पास एक कस्टमर आया। एक सेकेंड बेटा, हेलो बोलिए। यस, कौन बेटा? आप 3 बजे के बाद बात करूंगा मैं क्लास में, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि अब इसके पास 10 रुपए में खरीदने वाले कस्टमर है। तो अब इसने सोचा कि क्या मैं उन्हें 10 रुपए में दूं या नहीं दूं। तो इसने सोचा कि 20,000 यूनिट बनाने पे क्या मैं इसे मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोल सकता हूं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वो की वही रहेगी। मेरी 20,000 यूनिट बनाने की इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है 9 रुपए के हिसाब से।
और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आती है 10 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब मेरे 1 रुपए पर यूनिट का फायदा होता है। तो क्या मुझे उसे बेच देना चाहिए 10 रुपए में? यस सर। बेच देना चाहिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और आती है। देखो, इसने पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया, हमने पहले क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। वो कस्टमर कहां से आया था बेटा मेरे पास? यूएसए। यूएसए से। तो मैंने यूएसए वाले कस्टमर को माल सस्ता दे दिया, क्या उससे मेरे यहां वाले कस्टमर्स को कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे यहाँ के कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी मेरे से खरीद के यूएसए लेके जाता है, अब वो यूएसए में उसे कितने भी रुपए में बेचे, यहाँ के कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ का कस्टमर अलग है, यूएसए का कस्टमर अलग है। ठीक है, अब आप एक बात सुनिए मेरी, मैं वही पहले वाला एग्जांपल आपको रिपीट करता हूं, अपनी क्लास वाला एग्जांपल। अब बेटा मान लो कि मेरे पास अपनी क्लासेस के लिए कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि पता है कहाँ के हैं, फॉरेन के हैं, और अचानक से मुझे 100 बच्चों को क्लास देने के लिए कहा जाता है। अगर मैं उन बच्चों को कोई रिकॉर्ड करके क्लास 2000 रुपीज में भी दे दूं, तो क्या यहाँ के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नो सर। नहीं हो सकती। लेकिन आप एक चीज बताओ, आप क्लास में वो 20 स्टूडेंट्स बैठे थे, मैंने आप 20 स्टूडेंट्स से मान लो कि 35 लिए, 36 लिए, 40,000 रुपीज लिए, फिर मेरे पास वो 10 स्टूडेंट्स की जो खाली जगह बैठी है पड़ी है, उसमें कोई भी 10 स्टूडेंट मैंने बैठा दिया और मैं उनसे 15-15 हजार रुपए लेता हूं, तो क्या आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर कहोगे? सर आप कहोगे हम पहले आए आपके पास, हम आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं, फिर भी आप हमसे 36,000 ले रहे हो, और हमारी क्लास में कुछ और बच्चे बैठे हैं, उनसे आप 15,000 ले रहे हो। प्रॉब्लम है ना? तो देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज लोकल वन? अगर वो कस्टमर आपका लोकल कस्टमर है, तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं क्या यस सर। कहूंगा, इफ द कस्टमर इज लोकल वन, फर्स्ट वी शुड, सबसे पहले वी शुड एनालाइज, हमें ये देखना पड़ेगा, द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर अफेक्टेड और नॉट। क्या उसको 10 रुपए में बेचने से एग्जिस्टिंग कस्टमर अफेक्ट होते हैं या नहीं होते? अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अफेक्ट होते हैं तो आपको सेल नहीं करना चाहिए, और अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर अफेक्ट नहीं होते हैं तो फिर आप उसे सेल कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी, प्रियंका, राघव। यस सर, मतलब जो लोकल कस्टमर है उसको अपन 15 में बेचे। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये 20,000 बाद वाली 20,000 यूनिट का ऑर्डर किसी लोकल कस्टमर से आया होता, अगर किसी लोकल कस्टमर से आया होता, तो हम देखते कि क्या पहले वाले कस्टमर उसको 10 रुपए में बेचने से अफेक्ट होते हैं। अगर अफेक्ट होते हैं तो नहीं बेचना चाहिए, और नहीं अफेक्ट होते हैं तो बेच सकते हो। ठीक है? यस। सर लिखवा दो एक बार। हाँ, लिख लीजिए बेटा। यहां तक तो लिख लिया गया? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इफ द कस्टमर, सुनते भी जाइए, मैं लिखता भी जा रहा हूं। इफ द कस्टमर इज लोकल वन, अगर ये कस्टमर कोई लोकल कस्टमर होता, देन फर्स्ट वी शुड एनालाइज that such customer affect
द एग्जिस्टिंग कस्टमर और नॉट। तो ये कहता है कि अगर ये कस्टमर आपका लोकल वन होता तो सबसे पहले वी शुड एनालाइज, एक वर्ड भूल गया मैं, वी शुड एनालाइज, सबसे पहले हम एनालाइज करते दैट सच कस्टमर अफेक्ट द एग्जिस्टिंग कस्टमर और नो। क्या ये कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर को अफेक्ट करता है या नहीं करता? इफ अफेक्ट देन नॉट एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ ₹10। तब तो आप 10 रुपए का प्राइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड इफ नॉट अफेक्ट, अगर अफेक्ट नहीं करता है, देन एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ ₹10। तो 10 रुपए का प्राइस क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो फटाफट से। सर हाँ सर एक डाउट है बोलो बोलो। सर, इसमें दोनों कंडीशन कैसे हुई? अगर वो लोकल कस्टमर है तो वो तो अफेक्ट होगा ही ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई लोकल कस्टमर ऐसा हो जैसे अफेक्ट ना होता। लोकल कस्टमर कैसे हो सकता है? जैसे मान लो आपकी क्लास फेस टू फेस चल रही हो और वो कस्टमर मेरे पास ऑनलाइन क्लास के लिए आ जाए, या फिर कोई प्रोडक्ट अपन ऑफलाइन सेल कर रहे हो तो आपको मैं ऑफलाइन दे रहा हूँ, उनको मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, तो हो सकता है। इसलिए हमने दोनों आंसर लिखे, ठीक है? आप कोई एक ये फर्स्ट वाला आंसर भी दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा वाला मान के दे देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप दोनों आंसर लिख दीजिए कि आपके मन में कंफ्यूजन ना आए, या आपके मन का कंफ्यूजन दूर करने के लिए है कि सर हो सकता है उसको फर्क ना पड़ता हो दूसरे लोगों को, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें किसी को फर्क ना पड़ता हो। जैसे सर अगर आपने जो रिलेटिव्स को दे देते हैं वैसे एग्जांपल ले ले। हाँ तो नहीं देना चाहिए ना, मतलब भैया अगर आप अपने रिलेटिव्स को प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप उन्हें 2 रेट में कैसे सेल करोगे? अफेक्ट होते हैं एक दूसरे रिलेटिव, या आप अपने एक रिलेटिव को 10 में देते हो, एक रिलेटिव को 15 में देते हो, तो उनको आप नहीं दोगे। तो देखो आंसर है पहला वाला आंसर कि आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर वो कस्टमर अफेक्ट नहीं करता है तो आप एक्सेप्ट कर भी सकते हो, ठीक है? हमने साथ में दे दिया कि कोई इफ बट ना लगा सके हमारे आंसर। ओके सर। क्योंकि ये थ्योरेटिकल आंसर है, इसलिए अगर ये प्रैक्टिकल वैल्यूज के साथ होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्वेश्चन ने हम पे छोड़ दिया था तो हमने फिर पूरा आंसर दे दिया, ठीक है? इज इट ओके? यस सर। चलिए अब देखते हैं बेटा फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, वैसे तो मैं ये आपको होमवर्क देने वाला हूं, मैं आपको समझा के दूंगा, पहले आप समझ लीजिए फिर मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए, द मैनेजर ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक कंपनी का मैनेजर आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेल्स कितनी है बेटा? सेल्स है 4 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, तो 4 लाख का 60% कितना होता है? टू लाख 4 लाख का 60%, 2,40,000। 2,40,000। अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1,60,000। 1,60,000। उसमें से 80,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। 80,000।
अब वो 80,000 प्रॉफिट टैक्स से पहले आया बेटा, अभी तक उसमें टैक्स नहीं लगा हुआ, तो उसमें से 60% टैक्स दे देते हैं, तो 48,000 का हो गया टैक्स। अब 48,000 का टैक्स चला गया तो नेट प्रॉफिट कितना रह जाता है? 32,000। क्लियर है ये बात? यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। ठीक है, अब चलिए मेरे पास द कंपनी, अभी तक की डेटा तो केवल डेटा है। द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग द प्लांट। कंपनी क्या सोच रही है कि इस प्लांट को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, और मशीन लगा दी जाए। द इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट विद प्लांट एक्सपांशन विल बी ₹40,000। प्लांट को बड़ा करने से फिक्स कॉस्ट कितने रुपए से बढ़ जाएगा? फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा 40,000 रुपए से, 40,000 रुपीज से। और नए प्लांट की वजह से प्रोडक्शन कितने रुपए से बढ़ जाएगा? 2,40,000 रुपीज से। एक बात बताइए बेटा, अगर सेल 2,40,000 से बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन कितने रुपए से बढ़ेगा? सेल लिखिए, सेल 2,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ जी, जवाब दीजिए। सेल होगा 2,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60%, कंट्रीब्यूशन 96,000। कंट्रीब्यूशन आ सर। जाएगा 96,000। 6,000 फिक्स कॉस्ट कितना लग जाएगा? 40,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 56,000, उसमें से 60% टैक्स लग जाएगा, तो कितना पैसा बचेगा? 48,000 के 96,000 टैक्स लग गया, फिक्स कॉस्ट लग गया 22,400। कितना? 22,400। 22,400 का फाइनली आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? कंपनी ऑल्सो वांट्स टू अर्न एडिशनल इनकम ऑफ 3,200। अब देखो, कंपनी कमाना चाहती है 3,200 और आप कितना कमा रहे हो? 22,000। 400। तो आपको एक्सपांशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। बिल्कुल, बस यही तो आंसर है। तो आपको केवल इतना सा देखना है कि इंक्रीज्ड सेल्स, सब कैसे लिखोगे आंसर? इंक्रीज सेल 2,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,44,000, तो कितना बच जाएगा? कंट्रीब्यूशन 96 माइनस फिक्स कॉस्ट 40,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, फाइनली लिख दोगे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 22,000, जो भी आंसर आ रहा है। लास्ट में लिखोगे कंपनी रिक्वायर्ड 3,200 and that 22,600 is more than 3,200, hence offer is accepted। तो इसका पूरा आंसर प्रॉपर्ली लिख के मुझे भेजोगे, आंसर निकाल के और प्रॉपर लिख के। क्लियर है? समझ गए? यस सर। ठीक है सर इसमें पुराना वाला ऐड नहीं करना, मतलब करने बेस के बना के बाद, करना। हाँ सर जो दे रखा है ना ये डेटा, इसको बस बेस बनाना है ना? हाँ, बस ये डेटा तो बेस बनाने के लिए। फिर इतना करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को ट्राई करना। 18 का ब्रेक इवन पॉइंट तो निकालना, ए पॉइंट और बी पॉइंट निकालना, सी पॉइंट कल मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखो, एक तो आपका होमवर्क है 19 क्वेश्चन, एक है 18 का ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, 18 का ए और बी पॉइंट, ये आपका होमवर्क है। बाकी कल आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्लियर? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखेंगे, बाय बाय।